नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 1 के 30-30 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के 30-30 शब्दों में उत्तर लिखिए। यह 2 अंक के प्रश्न है। पहला प्रश्न, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पद्य साहित्य से आशय कविता, काव्य या पद्यबद्ध रचनाओं से है। पद्य साहित्य हमारी संवेदनशीलता व काल्पनिकता पर आधारित होता है। यह भाव प्रधान विधा है। यह हृदय को प्रभावित करती है। पद्य में व्याकरण के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता। पद्य का प्रयोग प्रायः प्रशंसा और स्तुति के लिए किया जाता है। पद्य की विशेषता बात को बढ़ा चढ़ाकर चमत्कारपूर्ण ढंग से कहने की होती है। अर्थात पद्य से आशय कविता या काव्य से होता है। यह पद्य हमारी संवेदनशीलता और हमारी काल्पनिकता पर आधारित होता है। यह भावना से जुड़ी विधा होती है। पद्य हमारे हृदय को अधिक प्रभावित करता है और पद्य में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। पूरी तरीके से व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। रचना को सुंदर बनाने के लिए और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कई स्थानों पर व्याकरण के नियमों की अवहेलना कर दी जाती है। पद्य का अधिकांश प्रयोग प्रशंसा और स्तुति के लिए किया जाता है, जैसे देवी देवताओं की प्रशंसा और स्तुति। पद्य में बात को बढ़ा चढ़ाकर और चमत्कारपूर्ण तरीके से कहा जाता है, जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ सके। प्रश्न 2, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, ईश्वर के साकार एवं निराकार दोनों रूपों की आराधना की गई। तुलसीदास और सूरदास जी ने ईश्वर के साकार रूप की, कबीरदास और जायसी जी ने ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की है। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। तीसरी विशेषता है गुरु महिमा नाम महिमा का प्रतिपादन। अर्थात इस समय के कवियों ने गुरु की महिमा और ईश्वर के नाम जपने की महिमा का प्रतिपादन किया है, उसकी प्रतिष्ठा की है। अगला प्रश्न है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, व्यक्तिवादी प्रधानता। दूसरा, अज्ञात सत्ता से प्रेम। यहाँ अज्ञात सत्ता वह है जिसके कारण दिन होता है, जिसके वजह से शाम होती है। प्रकृति में जो सुंदरता है उसके पीछे इसी अज्ञात सत्ता का हाथ है। अगली विशेषता, प्रकृति का मानवीकरण। अर्थात प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को एक मानव के द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं ऐसा सोचना। जैसे अगर बरसात होती है तो कभी कह देते हैं प्रकृति रो रही है, तो रोना मानव का काम है, लेकिन बरसात को हमने रोने से जोड़ दिया, तो यह प्रकृति का मानवीकरण हो गया। जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराना मानवों का काम है, लेकिन हम प्रकृति से मुस्कुराने का कार्य करवा रहे हैं, तो यह प्रकृति का मानवीकरण हुआ। अगला प्रश्न, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक-एक रचना का नाम लिखिए। पहले कवि हैं तुलसीदास। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका। दूसरे कवि सूरदास। इनकी रचना है सूरसागर। अगले कवि कबीरदास। इनकी रचना है बीजक। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत। अगला प्रश्न है, छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक-एक रचना का नाम लिखिए। पहले कवि जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, लहर, आंसू, झरना। अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं हैं परिमल, राम की शक्ति पूजा। अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हैं रश्मि, निहार। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत।
इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव। अगला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अर्थात गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर क्या टिप्पणी कर रही हैं? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वह बड़े भाग्यहीन है, क्योंकि वह प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे। यह उद्धव की भाग्यहीनता ही है जो उन्होंने कृष्ण प्रेम के आनंद को नहीं जाना। तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर असल में उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं कि वह कृष्ण के पास रहे और उनके प्रेम से अछूते रहे। अगला प्रश्न है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अर्थात सूरदास जी की कविता का विषय भारतीय समाज है जो खेती और पशुपालन करता है, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं, मनुष्य के स्वभाव से जुड़ी छोटी छोटी आदतों के ऊपर सूरदास जी ने कविताएं लिखी हैं। आगे, सूरदास जी ने अपने काव्य में मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल का ही चित्रण किया है। अर्थात सूरदास जी ने वात्सल रस और श्रृंगार रस की ही कविताएं लिखी हैं। आगे, आपने नए नए प्रसंगों की सृष्टि कर वियोग श्रृंगार को अत्यंत मौलिक और नए आयाम दिए हैं। सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार के जितने प्रसंग हो सकते थे वह सारे प्रसंग सूरदास जी ने अपनी कल्पना द्वारा रचकर वियोग श्रृंगार को नया आयाम दिया है, वियोग श्रृंगार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आगे, बाल जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। कृष्ण के बचपन की जो भी घटनाएं हो सकती थीं, कृष्ण जो भी लीलाएं कर सकते थे, वह सारी लीलाओं पर कविताएं सूरदास जी ने लिखी हैं। अर्थात बचपन का ऐसा कोई सा पहलू नहीं है, कोई सा क्षेत्र नहीं है जिस पर सूरदास जी ने अपनी कलम ना चलाई हो। इनकी अगली काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। आपके पदों में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। आगे, व्यंग, वक्तृता और वाणी का चातुर्य सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है, जो कि हमें भ्रमर गीत में देखने को मिलती है। सूरदास जी का व्यंग, वक्तृता और उनकी वाणी का चातुर्य। आपने सिर्फ पदों की ही रचना की है। आपके पद संगीत की राग रागनियों में गाने योग्य हैं, अर्थात इनको संगीतात्मक तरीके से गाया जा सकता है। सूरदास ने मुक्तक काव्य की रचना की है, अर्थात इन्होंने महाकाव्य या खंड काव्य जैसे प्रबंध काव्य नहीं लिखे। आपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए दो रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं, अर्थात सूरदास जी ने प्रेम और सौंदर्य का गायन किया है, अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य को रखा है। आगे, सूरदास जी मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल का ही चित्रण किया है, अर्थात इनकी कविता का जो मुख्य रस है वह श्रृंगार और वात्सल रस ही है, लेकिन वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। अर्थात श्रृंगार और वात्सल में जो कुछ संभव हो सकता था वह सभी कुछ सूरदास जी ने किया है, वह सभी कुछ अपनी रचनाओं में सूरदास जी लेकर आए हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम के माध्यम से सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा सूर ने की है। सूरदास जी ने कृष्ण और गोपियों के प्रेम के माध्यम से मनुष्यों का जो प्रेम है उसकी प्रतिष्ठा की है, उसको भी एक सम्मानजनक रूप दिया है। आगे, प्रेम की संयोग और वियोग स्थितियों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है, अर्थात प्रेम की संयोग और वियोग दोनों स्थितियों का हृदय को छूने वाला चित्रण सूरदास जी ने किया है।
आपने नए नए प्रसंगों की सृष्टि कर वियोग श्रृंगार को अत्यंत मौलिक और नए आयाम दिए हैं। सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार में नए नए प्रसंगों की कल्पना करके उसको नए आयाम दिए हैं, उसको ऊंचाइयां दी हैं। आगे, बाल जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं जिस पर कवि की दृष्टि ना पड़ी हो, अर्थात बचपन से जुड़ी हरेक घटना सूरदास ने अपनी रचनाओं में दिखाई है। सूरदास जी की कृष्ण भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। वह ईश्वर को अपना मित्र समझकर उनकी भक्ति करते हैं। आगे सूरदास जी की रचनाएं, तो सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। उत्तर, सूरदास भक्तिकालीन कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अर्थात भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति शाखा चल रही थी उसके प्रमुख और सर्वप्रथम कवि सूरदास जी ही हैं। हिंदी में वे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। हिंदी में जो भ्रमर गीतों की शुरुआत हुई है वह सूरदास जी से ही मानी जाती है। आप वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। आपको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्हें भक्ति काल के पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ब्रज भाषा को काव्य के आसन पर आसीन करने का श्रेय सूरदास जी को है। अर्थात ब्रज भाषा को काव्य की भाषा बनाने का श्रेय सूरदास जी को जाता है। आप काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के कारण साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। अर्थात साहित्य रूपी जो आकाश है उसके सूर्य सूरदास जी को माना गया है उनकी प्रतिभा के कारण। और उनके संबंध में यह रचना प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन के सब दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूरदास सूर्य हैं और तुलसीदास चंद्रमा के समान है। शशि अर्थात चंद्रमा, उड़ुगन केशवदास और केशवदास तारों के समान है। लेकिन आजकल के कवि खद्योत अर्थात जुगनू के समान है, जो जहां तहां इधर उधर थोड़ा बहुत प्रकाश करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, यह तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा श्री राम के लोक रंजक व लोक मंगल स्वरूप को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने अपने काव्य में निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित करके अद्वैतवाद को भी समर्थन किया है। अर्थात तुलसीदास जी ने राम के लोक रंजक अर्थात लोगों को आनंदित करने वाले और लोक मंगल अर्थात लोगों का कल्याण करने वाले स्वरूप का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों में समन्वय स्थापित किया है और अद्वैतवाद का समर्थन किया है। इनके काव्य में सभी रसों का सफल व सुंदर परिपाक हुआ है। अर्थात सूरदास जी के काव्य में सभी रस आए हैं, परंतु प्राधान्य करुण और शांत रस हैं, लेकिन प्रधानता करुण और शांत रस की है। इनका श्रृंगार मर्यादित एवं शिष्ट है। सूरदास जी ने जो श्रृंगार रस में कविताएं लिखी हैं तो उनके श्रृंगार रस में मर्यादा और शिष्टता का ध्यान रखा गया है। उनका श्रृंगार मर्यादित और शिष्ट है। आगे, लोक कवि तुलसीदास की रचनाएं लोक भाषा अवधी एवं ब्रज दोनों में मिलती हैं। अर्थात सूरदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य शैलियों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है।
जैसे छप्पे शैली, दोहा शैली, चौपाई शैली। तो उस समय अन्य कवि छप्पे, दोहा और चौपाई लिखते थे। उसी शैली को तुलसीदास जी ने अपनाया है और उन्होंने भी दोहा, छप्पे, चौपाई आदि में अपनी रचनाएं की हैं। आगे आपकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अर्थात तुलसीदास जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य लिखे हैं, दोनों काव्य रूपों का प्रयोग किया है। जैसे उनका रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। उत्तर, भाव पक्ष। तुलसीदास भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यबोध के चितेरे हैं। अर्थात तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति और जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनका चित्रण किया है। उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा श्री राम के लोक रंजक व लोक मंगल स्वरूप को प्रतिष्ठित किया है। रामराज के माध्यम से आदर्श राज की स्थापना उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। वह एक आदर्श राज की कल्पना करते थे जहां किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और उनका आदर्श राज्य रामराज्य ही है। उन्होंने अपने काव्य में निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित करके अद्वैतवाद को भी समर्थन किया। वहीं तत्कालीन विषम परिस्थितियों में शैव एवं वैष्णव के मतभेदों को समाप्त कर उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। उस समय शैव अर्थात शिव जी को मानने वाले और वैष्णव अर्थात विष्णु जी को मानने वाले जो पंथ थे उनमें मतभेद थे। इन मतभेदों को तुलसीदास जी ने दूर करने का प्रयास किया और उनको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इनकी भक्ति दास्य भाव की है, अर्थात यह राम जी को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास मानकर उनकी आराधना करते हैं। आगे सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। सूरदास ने अपनी बात कहने के लिए राम, सीता और राधा कृष्ण की कथाओं का सहारा लिया है। इनके काव्य में सभी रसों का सफल व सुंदर परिपाक हुआ है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया है, परंतु प्राधान्य करुण और शांत रस का है। इनका श्रृंगार मर्यादित एवं शिष्ट है। साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अर्थात भक्ति काल में भगवान राम के ऊपर जितनी कविताएं हुई, जो राम भक्ति शाखा थी, उसके सबसे प्रमुख और सर्वप्रथम कवि तुलसीदास जी ही हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस न केवल भारत का लोकप्रिय ग्रंथ है, अपितु विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस की पहुंच भारत के लगभग प्रत्येक घर में है और यह विश्व के प्रमुख साहित्यों में गिना जाता है। तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक माना जाता है, अर्थात लोगों का नायक, आम लोगों का नायक माना जाता है। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने उन्हें एशिया का सर्वोत्कृष्ट कवि कहा है। हरिऔध जी ने निम्नलिखित उक्ति उनके विषय में बिल्कुल सत्य लिखी है। वह इस प्रकार है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता लिख के तुलसीदास जी प्रसिद्ध नहीं हुए, उनकी ख्याति नहीं हुई, बल्कि कविता की प्रसिद्धि हो गई, कविता की ख्याति बढ़ गई कि तुलसी जैसे महान व्यक्ति ने कविता को लिखा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्रसाद जी ने कविता को स्थूल वर्णन की परिधि से निकालकर उसमें सूक्ष्म मनोभावों का सजीव चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और छायावाद से पहले जो युग चल रहा था वह द्विवेदी युग था और उसमें जो
कविता थी वह इति वृत्तात्मक थी, अर्थात वर्णन प्रधान कविताएं थीं। उस समय वर्णन प्रधान कविताएं लिखी जाती थीं। तो जयशंकर प्रसाद ने कविताओं को इस परिधि से निकालकर उसमें मनुष्य के जो भाव होते हैं, मनुष्य की जो अनुभूतियां होती हैं, उनके ऊपर जयशंकर प्रसाद जी ने कविताएं लिखी। आगे, जयशंकर प्रसाद के काव्य का विषय जीवन की कोमल अनुभूतियां तथा गौरवशाली भारतीय संस्कृति व अतीत है। जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में मनुष्य की कोमल अनुभूतियां, उसकी दुख, तकलीफ, प्रेम आदि का चित्रण किया है। वहीं दूसरी ओर भारत के गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति का चित्रण भी उन्होंने किया है। शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। आपकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली, संस्कृत बाहुल और क्लिष्ट है, अर्थात जयशंकर प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है, जो थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है कहीं कहीं पर। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। उत्तर, छायावादी तथा रहस्यवादी काव्य धारा को जन्म देने का श्रेय प्रसाद जी को ही है। अर्थात हिंदी कविता में छायावादी कविताएं और रहस्यवादी कविताओं, इनका आरंभ जयशंकर प्रसाद ने ही किया है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में एक ओर जीवन की कोमलता, माधुर्य, करुण, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा है, तो दूसरी ओर भारतीय अतीत और संस्कृति के गौरव का बखान, शक्ति व ओज है। एक ओर तो प्रसाद जी जीवन की कोमलता, माधुर्य, करुण, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, प्रेम के ऊपर कविताएं लिखते हैं, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति, भारत का अतीत, शक्ति, ओज आदि की कविताएं भी लिखते हैं। आगे, प्रकृति के मानवीकरण को लेकर प्रसाद जी ने बड़े सुंदर कलात्मक चित्र खींचे हैं। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति का बड़ा सुंदर और मनमोहक वर्णन किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है? उत्तर, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद श्रेष्ठ कवि के साथ एक श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अर्थात जयशंकर प्रसाद ने कविताएं तो लिखी ही हैं, इसलिए वह कवि हैं, साथ में उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे हैं, इसलिए उन्हें एक श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में भी जाना जाता है। यह छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात छायावाद का आरंभ इनसे ही माना जाता है। इनको नाटक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है, अर्थात इनके महाकाव्य कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक नवीन छंद की खोज की है, जिसे आंसू छंद कहा जाता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, निराला के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखिए। उत्तर, भाव पक्ष, निराला जी छायावादी, रहस्यवादी व प्रगतिवादी कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र मिलता है। अर्थात निराला जी की कविताओं में प्रेम है और प्रकृति है। आपके काव्य में शोषितों, उपेक्षितों, प्रताड़ितों से सहानुभूति है, तो शोषक वर्ग जो जनता का शोषण करता है और सत्ता के प्रति विद्रोह भी है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का प्रभाव उनके काव्य में मिलता है। अर्थात आपका काव्य रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित है। आपके काव्य में
सूक्ष्म श्रृंगार, वीर रस, भावों की तीव्रता, जागरण का संदेश, आगे बढ़ने की ललकार और अतीत का गौरव गान भी है। कला पक्ष, निराला जी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त विशुद्ध खड़ी बोली है। निराला की कविता तुक और छंदों के बंधन से मुक्त है, अर्थात निराला जी ने सबसे पहले कविता को छंद से मुक्त किया था, उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। निराला की कविताओं में संगीत, लय और नाद है। रूपकों की छटा और अनुप्रासों का प्रबंधन निराला में निराला है, अर्थात रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही निराले तरीके से उपयोग निराला जी ने अपनी रचनाओं में किया है। अगला प्रश्न है, निराला की दो रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि निराला जी की रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, कविता के अलावा उपन्यास, कहानी, आलोचना व निबंध लेखन में निराला का उल्लेखनीय योगदान है, अर्थात निराला कवि के साथ साथ गद्यकार भी हैं। छायावादी हिंदी काव्य धारा को पल्लवित और पुष्पित बनाने में सबसे बड़ा हाथ निराला जी का रहा है, अर्थात छायावाद को आगे बढ़ाने में और उसे विकसित करने में निराला जी का सबसे बड़ा योगदान है, उनकी रचनाओं का सबसे बड़ा योगदान है। छायावादी रचनाकारों में निराला ने ही सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है, अर्थात निराला जी ने ही सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इससे पहले के कवि छंदबद्ध कविता लिखते थे, निराला जी ने मुक्त छंद की शुरुआत की है। निराला रहस्यवादी एवं प्रगतिवादी कवियों में भी मुख्य हैं, अर्थात निराला छायावाद के तो कवि हैं ही, साथ में रहस्यवादी और प्रगतिवादी कवि भी हैं। इस कारण निराला जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है।